नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग इंटरमीडिएट का रसायन विज्ञान का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे, जहां पर 2019 का दूसरा सेट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग तीसरा सेट सॉल्व करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज चल रही है इस समय आप लोगों के लिए। तो आप ये यूट्यूब पर आपको बहुत ही कम जगह पे ये चीजें अवेलेबल होंगी कि एक ही वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन पे जो एक सेट का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाता हो। ठीक है। यहाँ पर मैं यथा कोशिश करता हूँ कि पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन पेपर एक ही वीडियो में सॉल्व हो जाए। दूसरी चीज, जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो मेरा पिछला वीडियो से आप लोगों ने देखा होगा कि जनवरी से पढ़ करके किस प्रकार से 90 नंबर गेन कर सकते हैं, 90% गेन कर सकते हैं। तो वो चीज आप लोग, वो स्ट्रेटजी आप लोग फॉलो करिएगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप लोग जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। और किस प्रकार से आप लोग अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, ये चीज आप लोगों को सीखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 2019 का सेट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर इस समय जो है क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है। ठीक है। और आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है पहले क्वेश्चन का घनीय क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोण लंबाई होती है। ठीक है। तो भैया घनीय जो पृष्ठ होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल होते हैं, उसमें जितनी भी अच्छी दूरी होती है सबकी सब समान होती है। ठीक है। और सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसमें जो है देखिए कौन सा विकल्प सही का पूछा जा रहा है। तो पहला विकल्प दे रहा है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। दूसरा दे रहा है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, सॉरी, दूसरा दे रहा है ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है। तीसरा दे रहा है ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी कि ए ना तो बी के बराबर है ना तो बी जो है सी के बराबर है। चौथा कह रहा है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है। ये आपसे जो है चारों विकल्प दिया गया है। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है दूरियां अथवा कोर की लंबाइयां होती हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो है जो दूरियां होंगी, ये अच्छी दूरियां जो है समान होंगी और सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, अर्थात 90 डिग्री पर होंगे। अगर 90 डिग्री पर होंगे तो इसका मतलब कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। तो पहले का काम है, आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का काम है आपका जो है, ठीक है, पहले का काम है, पहला विकल्प सही है। ठीक। दूसरा आपसे कहा जा रहा है 8 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता क्या होगी? विलयन की यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? मोलरता पूछा जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि 8 ग्राम NaOH है। ठीक। तो 8 ग्राम NaOH और विलयन की मोलरता आपसे पूछ रहा है। तो विलयन की मोलरता के लिए आप लोग जो है एक फार्मूला यूज कर लीजिएगा। ठीक है। C इक्वल टू, लिख दे रहा हूं यहां पर, C यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, C इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई में एम बी इंटू में 100,000 अपान में V। ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या क्या दिया गया है भाई? आपको जो विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। दिया क्या गया है आपको? डब्ल्यू भी दिया गया है, कितना? डब्ल्यू भी दिया गया है 8 ग्राम। ठीक। और NaOH का जो है भार कितना होगा? NaOH जो है डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएगा NaOH WB। ठीक है। इसका जो है आपका 23 और ये हो जाएगा 23, 16, 39 और ये हो जाएगा 41, ये 40 हो जाएगा। इसका तुल्यांकी भार जो है 40 हो जाएगा। ठीक है। इसका जो है आणविक भार 40 हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो है V दिया गया है कितना? 450 ml। ठीक है। तो आपको जो है करना है इसकी वैल्यू जो है आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। अगर आप लोग देखें C इक्वल टू आ गया WB का आपका जो है 8 है। ठीक है। और MB मॉलिक्यूलर वेट, भाई MB जो है NaOH का जो भार है, ठीक है, तो NaOH का भार कितना? 40। और इसके बाद 1000 अपान में कितना भाई? 1000 के बाद कितना? ये जो V का मान कितना? V का मान अभी 450 ml यहाँ पे लिखा गया था, ये 1000 है, ये 450, 0 0 कैंसिल। ठीक है। 8 एकम 8, 8 पंचे 40। ठीक है। अब देखिए 5 एकम 5, 5 विषयम 100, तो
5 चौका 20 और 5 चौका 20 और 5 9 45, यानी कि आ गया आपका कितना 4/5 आ गया। अब इसको अगर 4/5 आ गया है, इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका जो है, ये आ जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पर जो है, ठीक है 4/5। अब ये देखिए यहाँ पे करिएगा, कुछ गलती हुई है दोस्तों। WB का मान 8, MB का मान 40, ठीक है 8/40 गुणे 1000 बटे में ये 450, 1 0 1 0 कैंसिल, ठीक है 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 5 5 में संयम 100, ठीक है ये आ गया आपका 20 और ये आपका बचा 45। तो 5 9 45, 5 चौके 20, 4/में देखिए 9 आया, ठीक है ये 4/9 है। अगर 9 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 40, तो 9 चौक 36, ठीक है फिर 4 बचेगा तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 ऐसे ही आता रहेगा। तो देखिए किसी विकल्प में 0.44 दिया गया है, क्या 0.44 m दिया गया। मोलरिटी ज्ञात कर ली, मोलरता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप देखिए किसी विकल्प में दिया गया, हाँ जी बिल्कुल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर खा में, पहले के खा में पहला ही विकल्प दिया गया है 0.444 m, ठीक है। तो इसको जो हम लोग टिक कर लेंगे। दूसरा आपको क्या दिया गया था 0.492, नहीं 0.44 कंटिन्यू आ रहा था ना, 36 में से आप 40 में से 36 घटाते थे 4 आता था, 0 बढ़ाते थे, फिर वही जो प्रोसेस चलता रहता, तो 4 रिमेनिंग आपका जो शेष बचता रहता था, ठीक है। तो इसका मतलब जो है दूसरा जो है इसमें दूसरे वाले में पहला विकल्प सही है। तीसरा क्या कह रहा है, किसी भी इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया गया, धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर। बिल्कुल भैया, विलयन की मोलरता, विलयन की धातु की प्रकृति और विलयन के ताप पर डिपेंड करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव इन तीनों चीजों पर डिपेंड करता है। तो चौथा विकल्प क्या दिया गया, इनमें से सभी, तो यानी कि यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, यानी कि गा में आपका जो है चौथा विकल्प सही हो जाएगा, गा में चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चौथा क्या कह रहा है, एक घा वाला मतलब एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु 400 सेकंड है, इसका वेग स्थिरांक होगा, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और कह रहा है कि इसका जो है वेग पूछा जा रहा है आपसे ना। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग मतलब देखिए यहाँ पर टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ इक्वल टू होता है के 0.693 अपान में के। अब यही वेग स्थिरांक के है और के की वैल्यू पूछी जाती है, यानी कि के इधर चला जाएगा, टी हाफ इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा के इक्वल टू 0.693 अपान में टी हाफ। और टी हाफ की वैल्यू कितनी दी गई है 400 सेकेंड, ठीक है। तो यानी कि 0.693 अपान में 400, आप लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका जो वेग स्थिरांक का मान निकल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पहला विकल्प दिया गया है 1.73 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। दूसरा विकल्प दिया गया है 1.44 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। तीसरा विकल्प दिया गया है 2.72 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। और चौथा विकल्प दिया गया है 2.88 गुणे 10⁻³ पर सेकेंड, ठीक है। तो इसमें आपका जो भैया पहला विकल्प सही हो जाएगा, घा वाले में पहला विकल्प सही हो जाएगा, घा में पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अंगा की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, पहले में पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्बिल अमीन अभिक्रिया नहीं देती है। पूछा जा रहा है कि आपको जो है 4 विकल्प दिए गए, इन चारों में से कौन सा कार्बिल अमीन अभिक्रिया नहीं देता है। तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जितने भी आपके प्राथमिक अमीन होते हैं वही सब क्या करते हैं, कार्बिल अमीन अभिक्रिया देते हैं। और कार्बिल अमीन अभिक्रिया में फिर क्या बन जाता था, वो जो है एक आइसोसाइनाइड करके देता था ना, आइसोसाइनाइड बनता था, जो कि बहुत ही अजीब टाइप का स्मेल करता था, जो है उसका जो बहुत ही खराब स्मेल होता था, ठीक है। बहुत दुर्गंध युक्त एक पदार्थ बनता था जिसे आप लोग आइसोसाइनाइड बोलते थे। अगर जो वहां पे आप बेसिकली देख रहे थे कि एल्किल आइसोसाइनाइड या जो है जो भी कुछ बनता था, तो एल्किल वगैरह बनता था, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता था, तो वो बहुत ही दुर्गंध युक्त
कार्बनिक पदार्थ होता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि कौन सा आप लोग पहचान लीजिए कि कौन सा प्राथमिक एमीन नहीं है। तो पहला विकल्प दिया गया CH3CH2NH2 यानी कि एथिल एमीन। दूसरा विकल्प दिया गया CH3NH2, ठीक है, यानी कि मेथिल एमीन। तीसरा विकल्प दिया गया CH3NH यानी कि जो है आपका यहाँ देखिए क्या है CH3NH और चौथा विकल्प आपका दिया गया C6H5NH2, ठीक है, यानी कि जो आपका एनिलीन है, ये चौथा वाला आपका क्या है, एनिलीन है। और आप सभी लोगों को पता है, सॉरी, इसमें जो है आपका देखिए पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया नहीं देगा। और कार्बोनिल मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो प्राइमरी अमीन नहीं होगा वो जो है आपका कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया नहीं देगा। और प्राइमरी अमीन क्या होता है, अमोनिया से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई एक एल्किल समूह जुड़ जाए, वही आपका जो है, या एरिल समूह जुड़ जाए, वही आपका प्राथमिक अमीन होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला वाला तो प्राथमिक अमीन है, दूसरा वाला भी प्राथमिक अमीन है, चौथा वाला भी प्राथमिक अमीन है। लेकिन क्या बताइए आप जो है NH3 से एक हाइड्रोजन अगर निकलता है तो NH2 बचता ना, लेकिन यहाँ पे क्या बचा हुआ तीसरे वाले में, NH बचा हुआ, यानी कि 2 हाइड्रोजन बचा निकला हुआ और 2 आपके जो है एल्किल समूह इससे जुड़े हुए हैं डायरेक्टली। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है आपका सेकेंडरी अमीन है और यह कार्बोनिल अमीन टेस्ट नहीं देगा, कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग 5वें में है, तीसरा विकल्प सही कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 1 का कह रहा RNA में उपस्थित क्षारक है। तो RNA में आप लोगों को पता है कि देखिए यहाँ पर विकल्प क्या क्या दिया गया, पहले मैं पढ़ देता हूँ, इसके बाद बताता हूँ। ठीक है, विकल्प है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। और जिस भी बच्चे को इसका आंसर पता है तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जब तक मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ तब तक आप लोग इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, RNA में उपस्थित क्षारक है, पहला विकल्प दिया गया एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। दूसरा विकल्प दिया गया ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। तीसरा विकल्प दिया गया साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, यूरेसिल। और चौथा विकल्प दिया गया है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, और आप सभी लोगों को पता है कि थायमीन किसमें पाया जाता है, DNA में पाया जाता है, और थायमीन के स्थान पर यूरेसिल किसमें पाया जाता है, RNA में। तो पहले तो वो विकल्प छांट दीजिए जिसमें यूरेसिल नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो यानी कि पहला विकल्प आपका छट गया, ये गलत है, इसमें यूरेसिल है ही नहीं, तो ये RNA कतई नहीं हो सकता। ठीक, दूसरा, तीसरा और चौथे में आपका यूरेसिल लिखा गया, यानी कि इसमें से कोई एक जो आपका यूरेसिल हो सकता है। अब देखिए दूसरे, तीसरे और चौथे में देखिए थायमीन किसमें किसमें है। ठीक है, जिसमें जिसमें थायमीन होगा वह भी नहीं सही है। क्यों? क्योंकि थायमीन के स्थान पर तो यूरेसिल RNA में पाया जाता है। तो दूसरे और तीसरे विकल्प में देखिए जो है, दूसरे में तीसरे स्थान पर और तीसरे वाले में दूसरे स्थान पर थायमीन लिखा गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका जो है दूसरा और तीसरा विकल्प भी गलत हो गया। तो बचता कौन सा है भैया, चौथा, और वही आपका सही आंसर है। ठीक है, तो आप लोग जो है टिक कर लीजिएगा, छठे में, पहले के छठे में चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। हम इसको हटा देते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मजा भी आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, और आप लोग ऐसे ही वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखा करिए, जिससे चीजें बहुत हद तक क्लियरिफाई हो जाएंगी आपकी। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको जो है, जो नहीं समझ में आया था पढ़ाने के दौरान, वो अब समझ में आ जाएगा जब आप बार बार क्वेश्चन को करोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कह रहा है, कह रहा है जब किसी घनीय जालक के केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर उपस्थित अन्य 2 परमाणुओं के संपर्क में हो तो घनीय संरचना की संकुलन क्षमता का गणना कीजिए। भैया ये क्वेश्चन अभी जब मैंने आपको सेट नंबर 1 कराया था वहां से एकदम हूबहू लिया गया है। सेट नंबर 1 जो मैंने आपको एक ऐसे जो है घर बना करके दिखाया था ना, ठीक है, उसमें जो विभिन्न सारे, और देखिए यहाँ से एक परमाणु ये, और इससे जुड़ा हुआ अटैच ये, और ये तीसरे से जुड़ा हुआ अटैच ये। ठीक है, बताया था A√2 A√3। ठीक है, याद आया, कुछ याद आया? इसको हमने लिया था P, इसको लिया था Q। ठीक है, ये था आपका 90। चीजें याद आई? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। तो इस पे रख करके आप लोग संकुलन क्षमता निकाल लीजिएगा। और संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, 2 परमाणुओं का आयतन और बटे में क्या होता है, घनीय एकक जो कोष्ठिका होती है उसका आयतन। ठीक भाई, 2 परमाणुओं का आयतन, 2 परमाणु का आयतन
बटे में घनी एकक कोष्ठिका का आयतन, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? संकुलन क्षमता के। क्या? संकुलन क्षमता, ठीक। ये चीजें मैंने आपको पहले ही जो है पहले वीडियो सेशन में बताया जब सेट नंबर 1 सॉल्व कराया था, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के खा की तरफ। कह रहा है विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है, ठीक है। तो विलयन की मोलरता की गणना करनी है तो पहले हम मोल निकाल लेते हैं, इसके बाद फिर उसकी मोलरता निकाल लेते हैं। तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग क्या निकाल लें? मोल निकाल लें। मोल निकालने के बाद जो है उसकी मोलरता निकाल लेते हैं, है। पहले मोल की संख्या निकाल लेते हैं। मोल संख्या बराबर क्या होता है? भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार, और भार कितना दिया गया है? 20 ग्राम, ठीक है। अणुभार NaOH का आप लोग निकाल लीजिए। NaOH ये 23 Na का, O का 16 हाइड्रोजन का 1, 16 23 39 और 1 40, ये हो जाएगा 40, ये आ जाएगा 1/2 मोल, ठीक है। और अच्छा चूंकि 1000 ml विलयन में, ठीक है, मोललता आपको ज्ञात करनी है तो आ जाएगा 1/2 बटे में 440 बटे में 1000, ठीक है। अब अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1000 बटे में जो है 880। अब यहाँ से इसको काट कर दीजिए तो ये आ जाएगा जो है 100/88। इसको अगर आप लोग कट करेंगे तो 50 बटा में 44, फिर कट करेंगे तो ये आ जाएगा 25 बटा में 22, ठीक है। अब 22 का अगर इसमें डिवीजन कराएंगे तो आ जाएगा 1, एक बार जाएगा तो बचेगा कितना? 3 दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा। तो 22 एकम 22, 8 बचेगा, ठीक है। 80 हो जाएगा। तो फिर कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, ठीक है। तो 22 3 या 66 और 4 70 10 80 मतलब 14 बचा, 140 हो गया, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो 6 बार जाएगा तो आ जाएगा कितना? 1.136। क्या आ जाएगा? 1.136। तो ये जो आपके विलयन की मोललता हो गई। क्या हो गई? विलयन की मोललता हो गई 1.136। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। दिया गया है जिंक सॉलिड स्टेट में है प्लस कॉपर आयन एक्वस स्टेट में है। गिब्स आउट जिंक आयन कह रहा है एक्वस स्टेट प्लस कॉपर, ये है आपका सॉलिड, मतलब स्टेट भी बदल गया और आयन भी एक्सचेंज हो गए, ठीक है। तो कह रहा है इस अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतना उम्मीद करते हैं जितना मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ इतनी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आ रही होंगी, ठीक। तो देखिए मानक गिब्स ऊर्जा बराबर क्या होता है? मानक गिब्स ऊर्जा, ठीक है। मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा RG0 इक्वल टू होता है -2n, सॉरी इसका होता है -NF_E0। क्या होता है? -NF_E0, ठीक है। डेल्टा RG0 इक्वल टू, ये आपका क्या है? मानक गिब्स ऊर्जा है, ठीक है। अब इस पे आप लोग वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी गई है? यहाँ पर n की वैल्यू 2 दी गई है, ठीक है। n की वैल्यू 2 हो जाएगी। f का मान कितना होता है? 96,500 कूलाम होता है, ठीक है। और E0 की वैल्यू क्या है आपका? 1.1 वोल्ट है। वैल्यू को पुट कर दीजिएगा इस इक्वेशन में, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू अगर आप लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा? -2 मल्टीप्लाइड बाई 96,500 मल्टीप्लाइड बाई जो है 1.1, ये आपका कूलाम, ये आपका वोल्ट, ठीक। तो अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाता है समथिंग -2123000 कूलाम और ये वोल्ट, ठीक है। ये आपका कूलाम है, ठीक।
तो ये कूलाम, ये वोल्ट। अब कूलाम वोल्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? जूल भी बोलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं या -21230 जूल। ठीक, ये आपका जो है आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका जो है क्या आ जाएगा? आंसर। चाहे अगर यहाँ जूल में चाहे तो जूल में, अगर जो है कैलोरी वोल्ट में चाहे तो कैलोरी वोल्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का खा हो गया, 2 का गा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 का घा कह रहा है विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत को समझाइए। तो भैया ये जो है आपका सरफेस टेंशन का है, पृष्ठ तनाव वाले का है, तो आप लोग जा करके वहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कह रहा है? किसी ताप पर एक विलायक का दाब, ठीक है, 0.416 बार है, 0.5 अवाष्पशील 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक मोलर द्रव्यमान जिसका कितना है 84 ग्राम पर मोल में घोला गया। करा प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार पाया गया। ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक है, ठोस का मोलर द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, इसी जैसा एक क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, शायद यही क्वेश्चन करा रखा है, मुझे तो याद आ रहा है। ठीक है, शायद ऐसा ही कोई एक क्वेश्चन मैंने करा रखा है। आइए हम लोग इसका देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है और क्या क्या निकालना है। ठीक है, फार्मूला लिख लेते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मुझे लगता है, या यही एक क्वेश्चन जो है कराया है मैंने प्रीवियस वीडियो में। देखिए यहाँ पर आपको दिया क्या गया है? दिया गया है आपका वाष्प विलायक का वाष्प दाब P0, विलायक का वाष्प दाब P0 इक्वल टू कितना दिया गया है? P0 इक्वल टू दिया गया है 0.416 बार। ठीक, अब इसके बाद इसमें और क्या दिया गया है? इसमें आपको दिया गया है, इसमें आपको विलयन का वाष्प दाब दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है? विलयन का वाष्प दाब। इसको हम लोग विलयन के वाष्प दाब को P से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कितना है 0.414 बार है। ठीक है, 0.414 बार। अब क्या कह रहा है? विलायक का मोलर द्रव्यमान दिया गया है M में। विलायक का मोलर द्रव्यमान दिया गया है, मोलर द्रव्यमान दिया गया है। विलायक का मोलर द्रव्यमान M में दिया गया है। M में कितना दिया गया है? 84 ग्राम पर मोल, 84 ग्राम पर मोल। ठीक, और क्या दिया गया है यहाँ पे? विलयन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान दिया गया है WB, विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान WB इक्वल टू कितना दिया गया है? 0.5 ग्राम दिया गया है। और कुछ दिया गया है क्या? WA, विलायक का जो है, विलायक का भार दिया गया है WA कितना दिया गया है यहाँ पर? 42 ग्राम दिया गया है। ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। ठीक, और कुछ दिया गया है क्या? तो आप सभी लोगों को पता है विलायक का वाष्प दाब इतना, विलयन का वाष्प दाब इतना। तो यहाँ पर डेल्टा P निकल करके क्या आ जाएगा? P0 माइनस P, और P0 ये है, P की वैल्यू ये है। अगर आप लोग इसको घटाएंगे तो आपको डेल्टा P की वैल्यू पता चल जाएगी। और होता क्या है? डेल्टा P अपान में P0 इक्वल टू XB, मोल फ्रैक्शन होता है ना। अब XB इक्वल टू क्या होता है? ये होता है NB अपान में NA। ठीक है, ये आपका जो है इसी फार्मूले पे आप लोग रखेंगे तो निकल करके आंसर चला आएगा। अब देखिए NB अपान NA, तो NB का क्या होता है? WB अपान में MA, WB अपान में MB, और NA के स्थान पर क्या रखेंगे? बटे में WA अपान में MA। अब ये चला जाएगा इसके साथ ऊपर और ये चला जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा WB इंटू में MA अपान में MB इंटू में
WA, ठीक है, इक्वल टू P नॉट, सॉरी डेल्टा P अपान में P नॉट। तो आप लोग जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी सबकी वैल्यू जो जो दी गई है वो वैल्यू रख दीजिए और आपको आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपकी इच्छा। ठीक दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 का खा कह रहा चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व प्रतिरोध में संबंध बताइए। ठीक है, तो चालकत्व क्या होता है? किसी वैद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता जो है उसका चालकत्व कहलाती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है? C इक्वल टू चालकत्व जो होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो C इक्वल टू 1/R, C इक्वल टू 1/R, ये आपका जो है संबंध हो जाता है चालकत्व और जो है प्रतिरोध में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? वैद्युत अपवहन द्वारा कोलाइडिक विलयन का शोधन कैसे किया जाता है? भैया ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया, इस बार इसको नहीं पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का ही घा कह रहा आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता को समझाइए। वर्ग 15 के तत्व का मतलब नाइट्रोजन परिवार के तत्व। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में आपने 5 प्रमुख तत्व, 5 तत्वों का नाम पढ़ा है। कौन कौन से? अगर याद आ रहा हो तो बताइए, याद आ रहा हो तो बताइए। 15वें वर्ग या नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों के नाम कमेंट करिए खटाखट। जितनी चीजें मैंने अभी तक आपको बता दी हैं, इसमें अगर कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए बताइए नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के नाम दे रहा थी सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखने के लिए, बताइए। ऐसा कभी मिलता है क्या किसी और सब्जेक्ट में? नहीं, किसी सब्जेक्ट में इस टाइप का नंबर मिलता है कि एक लाइन लिखो 3 नंबर ले जाओ, मिलता है क्या? बोलिए। देखिए इसमें कह रहा है क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन का फार्मूला C2H5Cl, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोएथेन। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है क्लोरोएथेन से NN डाई एथिल एथेनेमीन प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसकी क्रिया डाईएथिलेमीन से करा दीजिए। डाईएथिलेमीन से अगर हम लोग इसकी क्रिया करा देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो डाईएथिलेमीन की जो फार्मूला होगा वो होगा C2H5 का होल ट्वाइस NH। ये हो गया क्या? डाईएथिलेमीन। ठीक, अब देखिए यहां से क्या होगा? यहां से H, यहां से Cl आपस में क्रिया किए, बना क्या लिया? HCl, निकल गया। अब क्या बचा? यहाँ पे C2H5, यहाँ पर N, यहाँ पर C2H5 का होल ट्वाइस। अब देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा C2H5 N C2H5 और ये जो है आपका C2H5, इसको बोलते हैं NN डाई एथिल एथेनेमीन। NN डाईएथिल एथेनेमीन हो गया आपका। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अगर चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 4 का गा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का गा क्या कह रहा है? नियोप्रोपीन नाइलॉन 66 तथा नाइलॉन 6 के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। भैया ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से हटा दिया गया, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऋणायनी संश्लिष्ट अपमार्जक क्या है? 2 ऋणायनी अपमार्जक सोडियम लारिल सल्फेट तथा सोडियम डोडोसिल बेंजीन सल्फोनेट के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपके सिलेबस से इस बार हटा हुआ है, ये नहीं आएगा, एकदम से आप लोग निश्चिंत हो जाइए। ठीक, अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5 का का। 5 का में क्या कह रहा है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 गैसियस स्टेट में कह रहा है 2NO2 बनाता है गैसियस स्टेट में, प्लस हाफ O2 गैसियस स्टेट में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता कितना दिया गया है? 0.60 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर थी, जो 1 मिनट के उपरांत 0.20 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर रह गई। देखिए यहाँ पर एक गलती कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ जो है आपका 60 मिनट के उपरांत 0.20 नहीं होगा बल्कि 0.120 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। कह रहा 318
केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यानी कि आपसे जो है के का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोग एक फार्मूला में लिखा दे रहा हूँ, और उस फार्मूले को अगर आप लोग अप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर निकल करके चला आएगा। कौन सा फार्मूला है, आइए हम लोग देख लेते हैं। log r1/r2 कर करके है, ठीक है। ये जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो इसका होता है log r1/r2 इक्वल टू क्या होता है, log r1/r2 इक्वल टू के, ठीक है। फिर T2 माइनस T1 ऑब्लिक में जो है 2.303, ठीक। अगर आपको अब ज्ञात क्या करना है, इसमें वेग स्थिरांक यानी कि के ज्ञात करना है। के ज्ञात करने के लिए हम लोग इसको इधर ले आएंगे, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303, ठीक है। 2.303 अपान में T2 माइनस T1, ठीक। और इसके बाद log R1 अपान में R2, ठीक। तो इस पे आप लोग वैल्यू को पुट कर लीजिएगा, आंसर को निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर R1 की वैल्यू क्या दी गई है, R1 की वैल्यू दी गई है 0.120, ठीक है। R2 की कितनी दी गई है 0.60 दी गई है, ठीक है। यही तो दी गई है 0.60, हाँ 0.60 इंटू 10⁻⁻2 है, यहाँ भी 10⁻⁻2 है, ठीक। और क्या दिया गया है यहाँ पर आपको टी दिया गया है, तो T1 का वैल्यू क्या है 60 है, और T2 की वैल्यू क्या है 0। यहाँ पर जो है सॉरी T1 की वैल्यू 0 होगी, स्टार्ट तो 0 समय से करेंगे ना, और T2 की वैल्यू जो है 60 सेकेंड, ठीक 60 मिनट है, सॉरी 60 मिनट है। बाकी चीजें आपको दिया ही गया, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। लाख की वैल्यू आपको दी गई है, जो भी आएगा आप लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वें कक्षा आयरन के निष्कर्षण में प्रयुक्त वात्या भट्ठी का नामांकित चित्र बनाइए। वात्या भट्ठी, देखिए ये क्वेश्चन तत्वों का निष्कर्षण सिद्धांत तत्वों के जो है निष्कर्षण वाला चैप्टर आपके सिलेबस से हट गया है, तो निश्चिंत रहिए, कोई जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की, ये सिलेबस में अब ये आपकी बार आपके एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट है उपसा संयोजन यौगिकों में आनंद समायोता तथा ध्रुवण समायोता को उदाहरण द्वारा समझाइए। भैया ये चीज आपको लोगों को कराया गया है, समझाया गया है, तो आप लोग वीडियो में जाकर के लिंक से, अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइलो एल्केन में एक आणविक नाभिक रागी SN1 तथा SN2 की क्रियाविधि। तो भैया ये सारी चीजें आपको कराई गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चाहे फर्स्ट ऑर्डर चाहे सेकंड ऑर्डर दोनों कराया गया है, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या है, एथेनॉल के निर्जलन अभिक्रिया की, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। एथेनॉल के निर्जलन अभिक्रिया की क्रियाविधि को चरणबद्ध तरीके से समझाइए। गिरनार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखी। सब कुछ कराया गया भैया अल्कोहल, फिनॉल और इथर वाले चैप्टर में, कुछ ऐसा नहीं है जो आपका छोड़ा गया है। इसका अथवा क्या कह रहा है, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए तथा फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व का कारण समझाइए। देखिए फिनाल वाले में हमने क्या किया था कि जो आपका OH जो बेंजीन रिंग से एक OH लग जाता था वो फिनाल हो जाता था, और OH में से OH जो फिनाल में से OH बांड टूटता था, हाइड्रोजन निकल जाता था, बनाता था क्या फिनॉक्साइड आयन, फिर रेजोनेंस शो करता था, ठीक है। उसी कारण तो उसकी अम्लीय प्रकृति होती थी। तो आप लोगों को सारा चीजें समझाई गई हैं, तो वही आप लोग जो है बस लिखना है, रेजोनेंस के कारण इसका जो है होता है सब कुछ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो है दूसरा वाला अथवा का दूसरा वाला पार्ट दिया गया है, निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे, फिनाल से पिक्रिक एसिड तथा फिनॉल से बेंजोक्विनोन। आइए दोनों रिएक्शन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि ये सारे रिएक्शन में मैंने पहले भी करा रखे हैं, शायद बचा आपका कुछ भी नहीं है, बचा आपका कुछ भी नहीं है। और देखिए सिर्फ एक एक रिएक्शन लिख करके आपको कितने नंबर यहाँ पे मिलेंगे, एक रिएक्शन लिखने का आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है भाई। 2 रिएक्शन 2 लाइन और आपको जो है नंबर मिला 2। फिनाल से कह रहा है पिक्रिक अम्ल, फिनाल से पिक्रिक अम्ल, ये आपका हो गया फिनाल। अब इसकी क्रिया किससे करा दीजिए, HNO3 के साथ करा दीजिए, कंसंट्रेट HNO3 के साथ करा दीजिए। कब, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म कर दीजिए। तो अगर आप लोग इसको गर्म करेंगे तो ये बना क्या लेगा, ट्राई नाइट्रो फिनाल बना लेगा। क्या ना बना लेगा, ट्राई नाइट्रोफिनाल। यहाँ पर जो है OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, ठीक है। और इसको बोलते हैं 2,4,6
6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है फिनाल से बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो फिनाल की क्रिया क्रोमिल अम्ल के द्वारा कराई जाती है। इसमें क्या होता है, फिनाल की क्रिया क्रोमिल अम्ल से कराई जाती है। ये आपका फिनाल, और यहाँ पर क्रोमिल अम्ल से कराना है, तो ये हो जाएगा Na2Cr2O7। इसको बोलते हैं क्रोमिल अम्ल, ठीक है। अब किसकी उपस्थित में, H2SO4 की उपस्थित में ये क्रिया संपादित होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, डाइक्विनोन बनता है। बेसिकली क्या बनता है, ये ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, ये फिनाल आपका क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। क्रोमिक अम्ल की के साथ क्रिया करा करके फिनाल को हम लोग ऑक्सीकृत कराते हैं। ऑक्सीकृत करके डाइकीटोन बनाता है। ठीक है, डाइकीटोन कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। ये आपका जो है ये डबल ओ, ये ओ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है देखिए, ऑक्सीकृत होने का मतलब जो है ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाए, हाइड्रोजन की संख्या घट जाए। तो वही है, देखिए एक एक यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया और ऑक्सीजन बढ़ गया, तो यही तो है आपका ऑक्सीकरण। ठीक, तो ऑक्सीकृत हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन। ठीक है, ये आपका हो गया बेंजोक्विनोन, डाइकीटोन बन गया। ठीक है, तो चलिए अब आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 का समाप्त होता है। 6 का खा कह रहा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। मेथनॉल की क्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है। तो मेथनॉल का फार्मूला CH3OH और अमोनिया का जो है NH3 क्रिया करा लीजिएगा, देख लीजिएगा, सब कुछ बताया गया है। ठीक है, कास्टिक सोडा के साथ मेथनॉल देखिए यहाँ पर मेथनॉल नहीं, सॉरी, पहला जो है मेथनॉल नहीं बल्कि मेथनल है। और मेथनल का मतलब CHO होता है। ठीक है, क्या होता है, CHO, उसमें OH नहीं होता। आल मतलब जब मेथेनॉल हो जाएगा तो अल्कोहल हो जाएगा, नल है इसका मतलब एल्डिहाइड है। ठीक है, कास्टिक सोडा NaOH होता है, आप लोगों को पता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक, तो उम्मीद करते हैं सारी क्रिया आप लोग करा ले जाएंगे। बेंजल्डिहाइड, बेंजीन रिंग बना करके ऊपर में CHO जोड़ दीजिए एक स्थान पर। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन आप लोगों को कराई गई हैं। आप लोग जो है इसको हिंट भी मैंने दे दिया, आप लोग कर सकते हैं और कर लीजिएगा। फिर इसके बाद कुछ नेमिंग रिएक्शन दिए गए हैं। कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। रोजनमुंड, इटार्ड, कैनिजारो, स्मिट, क्रॉस एडलॉल कंडेंसेशन। तो ये जो है आपका सब मैंने करा रखा है। नेमिंग रिएक्शन का एक अलग से ही वीडियो मैंने बना के दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग जाकर के उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आता है। कह रहा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें क्या दे रहा है, 7 का काम है। ठीक है, तो क्या होता है जब, ये क्या होता है जब का मैंने एक अलग से सीरीज बना रखी थी। ठीक है, वहां पे सारे क्वेश्चंस करा रखे थे अपने आपके पिछले 5-6 सालों के। ठीक है, तो 5 साल के अगर क्वेश्चन कराए गए तो ये भी उसी में इंक्लूड है, अंडरस्टूड है, आप लोग कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा कह रहा है आप निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त करेंगे ये सब भी हमने करा रखा है। फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट, जेनान टेट्राफ्लोराइड से जेनान ट्राईऑक्साइड, कॉपर सल्फेट से कॉपर फास्फाइड। ठीक है, ये सारी रिएक्शन कराई गई हैं आप लोगों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का खा। क्या कह रहा है, किन पदार्थों को विटामिन करते हैं। विटामिन के वर्गीकरण, स्रोत, दैनिक जीवन में महत्व। देखिए ये तो पहली बात आपका सिलेबस से इस बार हटा दिया गया, विटामिन आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरी चीज आप लोगों को पता है विटामिन क्या करते हैं भाई, हमारे जो है शरीर से लोगों के लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। विटामिन को हम लोग जल तथा वसा में घुलने के कारण उनकी घुलनशीलता के आधार पर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। विटामिन, ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील और ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील। तो आपको ये सारी चीजें पता है, उनके मैंने रासायनिक नाम बताए। हालांकि इस बार आपके सिलेबस से हट गया है, तो इसके लिए आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और एक चीज और मैं कहने देना चाहता हूँ, मैं पिछले वीडियो सेशन में बताना भूल गया था, बायोमॉलिक्यूल से एक लॉन्ग क्वेश्चन हर बार आता है। हर बार आप कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन जो रहता है वो बायोमॉलिक्यूल का ही रहता है। लगभग 90% केसेस में यही हुआ है कि लास्ट क्वेश्चन जो रहता है बायोमॉलिक्यूल का 5 नंबर का फ्री का आपका जो है ये क्वेश्चन आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च तथा सेलुलोज में मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है। मानव जीवन में इनके
महत्व क्वेश्चन देखिए, स्टार सेलुलोज वाला भी ऐसे हटा दिया गया है, बाकी आप लोग बायो पढ़े हैं वहां पे भी बताया गया है, ठीक है। तो ये इस बार निश्चिंत रहिए, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। अब की बार आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, उसी की समझना है, उसके अलावा ज्यादा कुछ चीजें कार्बोहाइड्रेट से नहीं दी गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये 2019 का तीसरा सेट सॉल्व होता है, समाप्त होता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे तो इसका सेट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और दोस्तों आप लोग भी बैठ करके इसको अब सॉल्व करना चालू कर दीजिए, जैसा कि मैंने बताया कि जनवरी से किस प्रकार से आप लोग स्ट्रेटजी बना करके पढ़ सकते हैं, वो स्ट्रेटजी आप लोग फॉलो करिए। अगर कोई समस्या आती है तो फिर मुझे बताइए, सूचित करिए, मैं आपकी समस्या को समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। उससे पहले जो है आप सभी लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इतनी मेहनत का एक लाइक तो बनता है, आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके